दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक की जा रही है। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम से मौशी बहरान संगीन हो रहा है। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आवाम का के लिए 2 वक्त की रोटी खाना हकीकत में दुश्वार हो गया है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद आवाम को रिलीफ तो नहीं दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में ₹1.32 इजाफा किया जा रहा है और उनका मुनाफा अरबों रुपए बढ़ा दिया गया है। गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया और LPG की कीमत में ₹12 फी किलो इजाफा कर दिया गया है। IMF के साथ भी मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार है। आलमी इदारे ने आमदन और अखराजात के हुकूमती तखमीनों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बेबस दिखाई देते हैं। वो डॉलर को ₹200 तक वापस लाने के बयान से भी पीछे हटे और मईशत की बहाली के लिए दुआओं की भी अपील कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा रमीज़ अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इसहाक डार साहब से बड़ी उम्मीदें थी, जब वो आ रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि आप देखिएगा डॉलर नीचे आएगा, रुपए की कदर बढ़ेगी, मईशत बेहतर होएगी, लेकिन लगता है कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है मईशत को ठीक करने में। आपके ख्याल में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी नाकाम हो गए हैं रिलीफ देने में आवाम को? देखें, टू बिगिन विद स्ट्रैटेजी तो बहरहाल को नज़र नहीं आई। अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने इंडस्ट्रीज़ का गला चौक करना है और फैसलाबाद की चीखें निकलवानी है, तो वो स्ट्रैटेजी में बहुत कामयाब रहे हैं। अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि एक परसेप्शन से आपने डॉलर थोड़ी देर नीचे लेकर आना है और उसके बाद अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ फिगर का अपना खिताब लेकर यकदम ही मुल्क से बाहर चले जाना है और फिर बाद में कहना है कि चूंकि मैं मुल्क से बाहर गया था डॉलर दोबारा ऊपर चला गया और फिर वापस आकर डॉलर कंट्रोल ही नहीं कर पाना, तो उसमें तो ये लोग बहरहाल कामयाब हुए हैं। परसेप्शन और होती है, फील्ड के अंदर जब आप काम करते हैं वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और फील्ड के अंदर अगर आप देखें तो कहीं पे भी महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह आपने इंडस्ट्रीज़ का गला चोक किया है, जिस तरह आपने LCs के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, लिमिटेशन लगाई हैं, जिस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ कंडीशंस लगा दी हैं कि मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट है वो स्पेयर पार्ट की भी नहीं हो सकेगी, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपके मुल्क की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है फैसलाबाद की, अगर आप उनका सब हाल पूछें तो आपको अंदाजा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड 2023 में वो शायद ऑर्डर्स भी लेने से कासिर है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास अगर कोई स्पेयर पार्ट आ ही नहीं रहा, स्पेयर मटीरियल नहीं आ रहा, जो रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड है, तो आगे हमने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करनी है? तो बात यह है कि एक बंदा 10 से 20 या 30 हज़ार रुपए से उसने अपना जिंदगी का गुजारा करना है, उसका तो कोई हाल है ही नहीं, उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह यह है कि जब वो महीने के एंड पे 5 से 7 हज़ार रुपए बिजली का बिल देता है और उसके अंदर देखता है कितनी लेवीज लगी हुई है और जो आम बंदे की जिंदगी में एक पेट्रोल की प्राइस का इंपैक्ट है वो उस गरीब आदमी में भी है, क्योंकि जब सब्जी उसने खरीदनी है, जब फ्रूट तो वो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, लेकिन जब सब्जी उसने खरीदनी है तो उस सब्जी के अंदर पेट्रोल की डीजल की प्राइस ऐड होगी। और ये जो डीजल की प्राइस का अभी आपने जिक्र किया, डीजल की प्राइस के अंदर देखें, दरहकीकत मामला ये है, जो 9th रिव्यू है IMF का, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई है कि उन्होंने आपको बोला है कि आपने जो 855 बिलियन है ये इकट्ठे नहीं कर पा रहे और इसके लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो फराहम कीजिए। अभी 855 बिलियन वो बुनियादी तौर पे एक्सपेक्टेड ये था कि आप पेट्रोलियम लेवी से ऊपर बढ़ाएंगे, 50 रुपीज आप ऑलरेडी पेट्रोल पे लगा चुके हैं, बाद में डीजल पे जो लेवी 50 से कम रह गई थी वो आप पूरी कर रहे हैं ग्रेजुअली और उसका इंपैक्ट भी आम आवाम पे आएगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा चुकी है, लेबर की आप देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाने से क्या हुआ, जो एक आम आदमी था जिसने मजदूरी करनी थी, जो लेबर था, जो वहां का मिस्त्री था, उसकी जो कैपेसिटी है वो वहीं पे रही, काम कम हो गया क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ गई, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बड़ी कम बढ़ गया, कम हो गया। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्क्वीज हुई तो लोग जॉबलेस हो गए। तो ओवरऑल सिचुएशन तो वक्त के साथ साथ खराब होती जा रही है, ठीक होने का तो कोई आगे होती नजर नहीं आ रही। जी जवान फैजी साहब, जाहिर है आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई, आने वाले दिनों में सिचुएशन मजीद खराब होती नजर आ रही है। वजीर खजाना भी दुआओं की अपील कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कर दी थी कि दुआओं के सहारे ही हम चलेंगे, तो मतलब दुआओं के सहारे ही चलना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? वजीर खजाना से बड़ी उम्मीदें थी, आम आदमी को भी उम्मीदें थी, हमें भी थी, लेकिन वो तो नाकाम हो गया रिलीफ देने में। देखें, ये आदाद शुमार तो मेरे बाकी जो फाजिल दोस्त बैठे हैं वो बड़े खुल के बता सकेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये दुआओं का कह रहे हैं, पहले जो थे हज़रत साहब वो दस्तरखान पे सबसे ज़्यादा नज़र आए, किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नज़र नहीं आए, फिर पनाहगाहें बना दी, तो फ्रूट भी खा लेंगे वो उन दस्तरखानों से, की हो गया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, इस दौर पे भी नहीं घबराना, क्योंकि ये बहुत अच्छा जुमला दे गए हैं वो पूरी कौम को। असल इशू ये है, देखिए, जब LPG के लिए आपने मुआहदे करने थे तो किसने नहीं किए टाइम पे, क्यों महंगी मिलनी शुरू हो गई? जब आपके खुद मशीर खजाना, वजीर खजाना ये कहेंगे वज़राए खजाना को कि लिख के भेज दो IMF को कि हम ये नहीं मानते, ये 2 सूबे उस पर काम नहीं करेंगे, तब किसी को ये पता नहीं चला कि बारूदी सुरंगें कैसे बिछाई जा रही हैं।
रही हैं, तब किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया। लिहाजा मैं इस पर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, बहुत लंबी चौड़ी बात करने की बजाय मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी मौका मिला है उसने अन्नी डाली है। मुल्क के आदाद शुमार हमें बता के वो जो 1 डाउन 2 डाउन वजीर खजाना आए थे वो किधर चले गए थे, फिर वो प्लानिंग पे चले गए, क्या प्लानिंग करके गए? 3.25 साल, कोई आप कहेंगे जी 36 साल से वो है, 30 साल से वो है, और भाई 3.25 साल भी तो जिंदगी का हिस्सा ही था ना। सेकंड्स के साथ मिनट होता है, और फिर मिनट मिलाते हैं तो घंटे होते हैं, और घंटे होते हैं तो दिन होते हैं। लिहाजा 3.25 साल हमें सिर्फ वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, ये भी हो जाएगा। क्या मिला दस्तरखानों के अलावा? तो फिर पूरी कौम जाए ना दस्तरखानों पे, बैठे जाके खाए। हमारा तो हाल यही होना चाहिए। हमने तो उस वक्त क्या, कौन सी ऐसे नुस्खा कीमिया सामने आ गया था कि मईशत जो है वो बड़ी बुलंदो बांग चली गई थी, और हर एक को 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, आपने सिर्फ दस्तरखान दे दिए और घर किधर चले गए? आपने पनाहगाहें बना दी, घर किधर चले गए? छत किधर चलेगी? लिहाजा इशू ये है कि अगर वो कहते थे कि इतना लंबा गंद मैं कैसे साफ करूं, तो ये जो ये डाल के गए हैं ये भी साफ कर ही लेंगे। नहीं करेंगे तो वही आखिरी चीज तो रह जाती है, अवाम होंगे और देखा जाएगा जो होएगा। जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसकी पॉलिसी अच्छी लगेगी वो सामने आ जाएगा। अब इनको भी तो थोड़ा सा टाइम दे ना। अब अर्ली इलेक्शन का क्या दौरा पड़ गया है, फिर टाइम दे ताकि इनकी अहलियत खुल के सामने आ जाए। ये नाअहल होंगे तो नहीं आएंगे, अहल होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। उस वक्त का साथ भी ले और लेने भी देना किसी को। बिल्कुल सही जी सलमान आबिद साहब, जाहिर है टाइम तो बहुत हो गया इनको भी, और जितने तजर्बाकार, ये पहली दफा तो गवर्नमेंट में नहीं आए थे, ना ही इसहाक डार साहब पहली दफा वजीर खजाना, ना ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहली दफा काम किया था। लेकिन एक आम आदमी को भी बड़ी उम्मीद थी कि कहा जा रहा था, हाइप बड़ी थी, वजीर खजाना आएंगे, बड़े मामला ठीक हो जाएंगे। आपके ख्याल में इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है? नाकामी की क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो है कि किसी को भी इसहाक डार पे कोई यकीन नहीं था। ये हमारे यहाँ मीडिया में बैठ के शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत से लोग जो है ना, उनको एक जादूगर बनाकर पेश कर रहे थे, और ख़ुद भी वो लंदन से बैठ के जादूगरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमली तौर पे जब आए हैं तो सब ने नतीजा देख लिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे आपने खुद कहा दुआ कि यही कहते थे ना कि हमारे पास रोड मैप भी है, हमारे पास तजर्बा भी है, हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास आलमी मालियाती इदारों से मजबूत राब्ते भी हैं। आलमी दुनिया जो है वो नवाज शरीफ की तरफ देखती है, तो वो अब बिलावल की तरफ देखती है, तो उसका भी नतीजा हम देख रहे हैं कि कितना तजर्बा है। यानी अब आप बताइए कि महंगाई मार्च लेकर निकले थे बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद तक के लिए, अब तो मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि मुल्क में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत खुशहाली हो रही है। अब तो बिलावल साहब महंगाई की बात नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब महंगाई की बात नहीं करते, मरियम नहीं बात करती, बाकी लोग बात नहीं करते, क्योंकि मुल्क तो खुशहाल हो गया है। अच्छा, अब मसला यह है कि इमरान खान पे गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो भी निकाल लें, लेकिन अब जो लोग हैं वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना। आपने उम्मीदें दिलाई थी, आपने दावे किए थे, आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 रुपये लेके आऊंगा, महंगाई का जिन मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब आप ये कहें जी वो पुराना मलबा था। भाई, पुराना मलबा तो ना इमरान खान को भी मिला था। जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में आए थे 2018 में, उस वक्त जनरल बाजवा साहब और इमरान खान मिलकर सऊदी अरब से, तुर्की से, ये मुत्तहदा अरब अमारात से, मलेशिया से अगर 1-1 अरब डॉलर ना लेके आते तो ये मुल्क उस वक्त भी दिवालिया हो गया था। तो इसलिए बात यह है कि हमारे यहाँ जज्बातियत की बुनियाद पर दावे तो बहुत कर दिए जाते हैं, अमली मैदान आपके पास क्या है? अच्छा, अगर आपने मईशत में वाकई को बड़ा कारनामा किया होता तो लोग आज आपके साथ खड़े होते ना। फिर राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये ना कहता ना कि हमें तो इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करता, क्योंकि ये तो वन साइडेड इलेक्शन होगा, हमने तो लोगों को रिलीफ नहीं दिया, अब उनको 8 महीने और भी दे दें। मैं कहता हूं अक्टूबर 2023 में इलेक्शन करवाएं। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूं, सबको पता चल जाएगा अक्टूबर 2023 तक ये माशी रिलीफ क्या देंगे। और सागदार ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि मेरे बस में कुछ नहीं है। और जो इस हुकूमत का कच्चा छट्टा जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने आर्टिकल में खोला है, उसको पढ़ें दोबारा और बताएं कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं आपकी हुकूमत के वजीर खजाना साहब का कि जी कहां इस वक्त मईशत ले गए, इदादो शुमार का कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो भी कर लें। तो सवाल ये है कि आप 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत है, एक पार्टी मुस्लिम लीग पर सारा बोझ है, बाकी 12 जमातें एंजॉय कर रही हैं, किसी को कोई मईशत का मसला नहीं है, और सारा बोझ इस वक्त वो हमने मिफ्ता इस्माइल से देख के IMF के बारे में कहा गया था कि मैं IMF को डील करूंगा, मुझे डील करना आता है। अब हाथ खड़े करके कहते हैं कि डील नहीं हो रही। तो ये भी तो देखिए ना कि इस हुकूमत ने
पिछले 8-9 महीने रिजीम चेंज के बाद जो इकदाम उठाए हैं माशी तौर पे, उसमें आम आदमी को क्या मिला है? ठीक है, बात आम आदमी की इस्माइल कासिम साहब अगर हो रही है तो पीटीआई के पास भी बड़ी एक टीम थी जिसने मईशत संभालनी थी और उस दौर में भी आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। अब तो खैर वैसे ही आम आदमी बेचारे की जिंदगी मुश्किल हो गई है। मतलब बात यह है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि सुकून कब्र में है, फिर वही बात है और दुआओं पे रहें, इन पे कोई तकिया नहीं करना चाहिए हुक्मरानों। हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होनी, जिस तरह के हम मुसलमान हैं और जैसे हमारे ईमान है। लेकिन जहाँ तक आपने पीटीआई की बात की तो उस टाइम भी देखें ग्रोथ रेट तो बेहतर था ना, कहीं अराउंड आप आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला था। आम आदमी एटलीस्ट इससे तो बेहतर ही था, आम आदमी इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड था। आम आदमी खुदकुशियाँ नहीं कर रहा था, आम आदमी अपनी बच्चियों के गले नहीं काट रहा था। अभी देखने कल परसों की एक और न्यूज़ आ गई है, 4 महीने पहले की इसी शो में आपने मैंने बैठ के डिस्कस की थी, फैसलाबाद की थी, उस टाइम भी बाप ने बेटी की गर्दनें काटी थी। दूसरा केस हो गया और अल्लाह ही हाफिज़ा। देखिए अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। आप IMF के आपने जब बात की थी, जब आप लोग आ रहे थे, क्लेम्स बड़े थे, आपकी प्लानिंग के ऊपर आपने फोकस किया होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपके पास नहीं थे प्लानिंग। अब आप लोग उस टाइम देखें करते क्या आप लोग, जब वो लोग हुकूमत में होते हैं, आप अपोजिशन में होते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जब वो आप खुद हुकूमत आ जाती है तो फिर आप उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कोट करने की कोशिश करूंगा कि मुसद्दिक मलिक लेड जो हमारा डेलीगेशन 3 दिनों के लिए मॉस्को गया जाके, और वहाँ पे उन्होंने डील करनी थी कि हमें 30-40% जो है डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल मिल जाए रशिया से। अभी तक कहीं पे खबर नहीं चली, लेकिन वो दोपहर से वो क्लियरली मना कर चुके, उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने आगे से ये भी कहा कि यार जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है कराची से लाहौर आनी है, उसके ऊपर बात करें, पहले वो करवा लें, अब उसके अंदर भी तब्दीलियां चाह रहे हैं। इन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने की, उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, हम नहीं करते। तो अंडरस्टैंड करें कि हमारा इमेज कितना खराब हो चुका है। एंड व्हेन आई से इमेज, तो मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपकी अगर रेमिटेंसेस की बात करें वो कम हो गए, एक्सपोर्ट्स है नहीं, इंडस्ट्रीज की रमीज से अच्छा और बता नहीं सकता कि कितना बुरा हाल हो गया, उसने सारा कुछ कोट कर दिया। उससे नुकसान क्या हुआ, आगे अनएम्प्लॉयमेंट आई है और फिर इवेंचुअली पीछे आया आम बंदा बेचारा जो कि मरने मराने पे आ गया। तो अगले 8 महीने भी इनको मिल जाएं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बात है ही नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट है ही नहीं, आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की बात ही नहीं आप कर रहे। आप वही खान साहब जो बात करेंगे आप उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, आप खुद प्रोडक्ट नहीं देंगे और इवेंचुअली लोग आपको वोट नहीं देंगे। फिर सही है, ये नहीं कहानी खत्म और आपने घबराना है। ऐसे ही आम आदमी की जिंदगी गुजरनी है दुआओं के सहारे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा होगा, क्या पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका से रंजिशें बहाल कर पाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद।